अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपकी शो रियल पाकिस्तानी के साथ। और आज की हमारे रियल पाकिस्तानी जो है वो काफ़ी ख़ास शख्सियत हैं, क्योंकि मैं बात करूं किसी भी मुल्क की इकॉनमी की, तो इकॉनमी के लिए जो बिज़नेस कम्युनिटी होती है वो उसकी बैकबोन होती है। और इस बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो एक शख्सियत हमारे साथ जो मौजूद है, उन्होंने हमेशा बिज़नेस कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाई है। और यहाँ पर मैं बात करूँगी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी जो है बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री होती है किसी भी मुल्क के हवाले से। पाकिस्तान के हवाले से तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो है ना कंस्ट्रक्शन कंपनी जो दिन रात काम करती है, इनके काफ़ी मसले मसाइल होते हैं, बिजनेस कम्युनिटी के काफ़ी मसले मसाइल होते हैं, आवाम के मसाइल होते हैं। तो इन सब की आवाज़ जो है आज की हमारी शख्सियत है, जो कि आबाद जो है एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान, ये एक बड़ी एसोसिएशन है जिसके तहत जो है इन्होंने बहुत काम भी किया। 5 दफ़ा तो वो चेयरमैन रह चुके हैं। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी मोहसिन शकानी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। आज के हमारे रियल पाकिस्तानी मोहसिन शकानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम सर को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें टाइम दिया है। माशाल्लाह से आप जो है आबाद के 5वीं दफ़ा जो है वो चेयरमैन बने हैं, ये बड़ी बात है, क्योंकि इस जो कामयाबी है ये इसका बहुत पीछे जो है बड़ा लंबा सफ़र है। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब इंसान डिलीवर करता है तो ऑब्वियसली बात है अल्लाह ताला वो इज़्ज़त भी देता है, वो पोजीशन भी देता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कहीं भी आप किसी भी सीट पे बैठते हैं तो ओथ भी लेते हैं और आपका एक पैशन होना चाहिए। कहीं भी आप कोई काम कर रहे हैं तो मेरा ख़्याल है कि हम उस कोशिश से उस चीज़ों को, उस इदारे को जहाँ आप बैठे हुए हैं उसके साथ सिंसियरली आप उसको टाइम देंगे, उसके इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे और उन लोगों को जो 1200 मेंबर है उनके प्रॉब्लम्स को भी देखना है। और जो 1200 जो मेंबर है वो जो उनके पास अलॉटीज़ है वो 12,000 नहीं है, 12 लाख है। तो उन लोगों के भी आप एड्रेस करना है, ग्राउंड रियलिटीज़ को भी देखना है। हमें पता है कि सूबे में, इस मुल्क में क्या कानून चल रहा है, किस तरीके से है, उन कानून के मुताबिक भी आपने लोगों को एड्रेस करना है। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से अगर आप खड़े रहते हैं तो मैं समझता हूँ आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती जाती है। आबाद जब मैं पहली दफ़ा चेयरमैन बना था, इस्लामाबाद में गया तो मैंने कहा मैं आबाद से हूँ, तो उन्होंने पूछा आबाद क्या होता है, और आबादकारी के नाम से वहाँ पे एक तंजीम थी, तो उन्होंने कहा वो है। तो फिर हमने अपना इंट्रो कराया और आज माशाल्लाह इस 10 सालों में आबाद पाकिस्तान का एक ऐसा नाम है जो फेडरेशन हमारी बड़ी एसोसिएशन है, उसके सामने अगर आबाद कहीं होता है तो आबाद इंडिपेंडेंट उसको लोग पहचानते हैं। और पूरे मुल्क में कोई भी इदारा हो तो हम जाके अपने आप को प्रेजेंट भी करते हैं और हम कोशिश करते हैं लीगल कंस्ट्रक्शन की। ये इंडस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है पूरी दुनिया में, कभी इस पे वो तवज्जो ही नहीं रखी गई। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जब वो चलती है तो उसके साथ सारी अलाइड इंडस्ट्री चलती है, जॉब क्रिएशन होती है, शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग को देखा जाता है। और अगर ये इंडस्ट्री ना चले तो आप समझे कच्ची आबादियाँ बनेगी, कोई प्लान स्कीम नहीं होगी, कोई चीज़ें नहीं होगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर कच्ची आबादियाँ बनेगी तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपकी मुल्क की सही नहीं होगी, वो उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं होगी। तो हमारा यही कहना होता है कि प्लान स्कीम बने, वो कोई भी इदारा बनाए ताकि आने वाली हमारी जो नस्लें हैं वो बेहतर परफॉर्म कर सके, उनको वो सारी यूटिलिटीज़ मिल सके, वो सारी आपको जो ज़रूरत बेसिक राइट है इन लोगों का मिल सके जो नहीं मिल रहा आज भी। मैं समझता हूँ पूरे मुल्क में आज भी कोई 40-45% कच्ची आबादी है जहाँ वो बेसिक राइट नहीं मिल रहा। तभी तो ये प्रॉब्लम हमें क्रिएट कर रहे होते हैं कि ये इश्यूज़ आते हैं लॉ एंड ऑर्डर के, ये इश्यूज़ आते हैं कि लोगों को पानी के, यूटिलिटीज़ के। तो हमने प्लान नहीं किया हुआ। अगर प्लान होता, मास्टर प्लान के हिसाब से चीज़ें होती तो आज हम इस कंडीशन में नहीं होते। और हम एड्रेस कर रहे हैं मुसलसल, इन चीज़ों को कंटिन्यू एड्रेस कर रहे हैं। और आज मतलब आप समझिए लास्ट प्राइम मिनिस्टर ने तो इस लेवल तक कि हर वीक एक हाउसिंग की मीटिंग होती थी, हर 15 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर ख़ुद उसको चेयर करते थे और पूरी उन्होंने भी कोशिश की। और मैं समझता हूँ अब आने वाले वक्तों में सभी लोग उसको एड्रेस कर रहे हैं। हमारे अलावा DHA का बहुत बड़ा नाम है, वो लोग काम कर रहे हैं, बाकी इदारे काम कर रहे हैं, जो भी प्लान काम कर रहे हैं मैं समझता हूँ उनको करना चाहिए और चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। आपने कभी भी ओहदों की परवाह नहीं की, आप चाहे इस आबाद के चेयरमैन रहें या ना रहें, आपने हमेशा लोगों के लिए आवाज़ उठाई, हमेशा अपनी बिजनेस कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाई और नो डाउट आपने उनके मसाइल को भी हल करने की कोशिश की है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जब भी ज़रूरत पड़ती है, एसोसिएशन तो एक ग्रुप होता है और कोई भी चेयरमैन हो तो हम साथ होते हैं उसके। और एक
मतलब टीम वर्क की तरह काम होता है। तो जब भी ज़रूरत होती है तो डेफिनेटली हम सब मिलकर कोशिश करते हैं। और कुछ जगहें ऐसी होती है जहाँ आपको बड़ा फ्रंट लाइन होना पड़ता है। अब जिस तरह से आबाद की मैं बात करना चाहूँगी, यहाँ पे इस आबाद एसोसिएशन ने काफ़ी हद तक काम किया है, ये काफ़ी लोगों को रोज़गार मिले, और ऑब्वियस सी बात है इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से ही कई बिजनेसेस जुड़े हुए हैं। आई एम श्योर 60 to 70 इंडस्ट्री जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि आबाद को जिस तरह से आप आगे लेके गए हैं, और आबाद जिस तरह से काम या एसोसिएशन काम कर रही है लोगों के लिए, मसाइल के लिए, दीगर जो बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? इंडस्ट्री के साथ अलाइड इंडस्ट्रीज़ होती है। जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू होती है तो स्टील से लेके इलेक्ट्रिक गुड्स तक हर आइटम इसमें होती है, और सारे प्रोफेशनल्स भी जितने टेक्निकल साइड, इंजीनियरिंग के साइड होते हैं, सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सर्वे होता है, स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है, आर्किटेक्ट होता है, प्लम्बिंग होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, मैकेनिकल होता है, ये सारे डिपार्टमेंट सब इसके साथ जुड़ जाते हैं। तो सब जगह एक साइकिल की तरह चलता है। मार्केटिंग कंपनीज इसके साथ होती है, मीडिया कैंपेन होती है, तो वो सारा साथ होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये इंडस्ट्री चलना पूरे मुल्क के लिए, आपका जो जीडीपी पे जो हाई अप होता है या जीडीपी बढ़ता है, तो मैं समझता हूँ ये इंडस्ट्री मेजर रोल अपना अदा करती है। और लास्ट टाइम भी आप देखें 3.5 पे ये लोग वर्कआउट कर रहे थे, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की जब मामलात आए और उन्होंने उसको कैलकुलेट किया तो 4.5 आज तक आपका जीडीपी ग्रोथ आया। तो ग्रोथ होना इस मुल्क में बहुत इंपॉर्टेंट है, और साइज़ चीज़ों का बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और टैक्स के हवाले से जो इश्यूज़ होते हैं उसको भी एड्रेस करते हैं, और हम तो यहाँ तक कोशिश करते हैं कि एडवांस टैक्स चले जाए इस कंट्री को, और बाद में जो महकमों में है ना, जो हमारा सिस्टम है उसको बेहतर कर सके। तो कोशिश पूरी होती है ये इंडस्ट्री को लेके चलने की, इस इंडस्ट्री को बेहतर करने की, इसलिए कि हम जब दूसरे मुल्कों में देखते हैं ना जाके, और यहाँ आते हैं तो बड़ा अफसोस होता है ना। और 2004 और 2006 से शुरू होने वाला दुबई, और 2010 में दुबई इज़ टोटली चेंज, एक नया दुबई, आज एक नया दुबई सहरा था, और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और हम लोग वहाँ रह रहे हैं, फैमिलीज रह रही है, हमारे लोग रह रहे हैं, और वो आज दुनिया में लोग ख्वाहिश करते हैं कि दुबई में हम रहें, दुबई में हम काम करें। ये अमेरिकन और यूरोपियन ख्वाहिश करते हैं, और हम उनके सामने हम वही पीछे से पीछे जा रहे हैं। जहाँ डबल टैकर बस चलती थी आज चिंची पे आ गए, तो मतलब हम पीछों की तरफ जा, अफसोस होता है ना। मतलब ये आज़ादी, ये मुल्क बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो ज़रूरी है कि इनको एड्रेस किया जाए, लोगों को, इस मुल्क के लिए, इन लोगों के लिए, अपने बच्चों के अलावा बाकी बच्चों के लिए भी सोचना ज़रूरी है। मौजूदा किन चीज़ों पे, किन प्रोजेक्ट्स पे आप लोगों का फोकस है? हम पॉलिसीज़ पे बड़े फोकस है। हम चाहते हैं कि ये सारे सिस्टम डिजिटलाइज हो जाए। हम चाहते हैं कि वन विंडो ऑपरेशंस हो। हम चाहते हैं कि आने वाला एक जो टाइम है उसमें हमें पता हो कि कितने घर शॉर्टफॉल है, और हम उन लोगों को कैसे आबाद कर सकें, और कच्ची आबादियाँ ख़त्म हो, और हम प्लान स्कीम दे सकें इस मुल्क में। उन लोगों को भी उतना ही राइट हो जितना हम सबको है। वो बिलो द लेवल जो रह रहे हैं, जो उनके बच्चे हैं, तो वही नफ़रत का, तो वो सारी चीज़ों का अगर प्लान तरीके से हम उनको दे सके। गवर्नमेंट को हमने प्रपोज़ल दिए हैं, कच्ची आबादी को हम वर्टिकल ले जाए। पूरी दुनिया में हुआ, श्रीलंका जैसी जगह, इंडिया जैसी, मलेशिया, फ़िलिपीन, जहाँ भी थी उन्होंने वर्टिकल ले गए, और उनके को उस वर्टिकल में सारी चीज़ें प्लान तरीके से दी गई, और कोई गवर्नमेंट का एक्सपेंसिव नहीं थे उसमें। यही है कि उन लोगों के लिए भी बेहतरी हो जाएगी, गवर्नमेंट की अमेनिटीज़ भी आ जाएगी, और 2 एकड़ अगर 4 एकड़ का सपोज है तो 2 एकड़ वही प्रोजेक्ट लॉन्च हो के उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। वहीं से अर्निंग होगी उसी प्रोजेक्ट से, और उन लोगों के लिए बेहतर मुस्तकबिल हो सकेगा, उनके बच्चों की एजुकेशन हो सकेगी, उनके हेल्थ हो सकेगी। तो मैं समझता हूँ ये इम्पॉर्टेंट है, ताकि आने वाले वक्तों में हम सब इस मुल्क से मोहब्बत करें, और इस मुल्क का भी कर्जा हम उतारने की पोजीशन में हो कि इसने जो हमें रिस्पेक्ट दी, इज़्ज़त दी, जो पैसा दिया, जो भी दिया है इस मुल्क ने दिया है और इन लोगों ने दिया है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की तो यहाँ हम देखते हैं कि काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी रहती हैं, और जब काम करने निकलते हैं कभी किस इदारे से एनओसी चाहिए होती, कभी किस इदारे से। तो सर नो डाउट आप लोग जो है उस चीज़ को फेस भी करते हैं क्योंकि काम भी करना होता है, लेकिन आप लोग अपना एक एक्सपीरियंस तो रहता है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? हमारे सिस्टम का प्रॉब्लम है, लोगों का प्रॉब्लम है ना। जो कानून मौजूद है वो तो बहुत बेहतर है, हम उन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश भी की और कर भी रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये मायूसी हो जाती है लोगों को जब ये हालात होते हैं ना, जब चीज़ें हो नहीं पा रही तो लोग थक भी जाते हैं और लोग
रुक भी जाते हैं। सिर्फ इदारे ही नहीं है, मैं तो समझता हूँ कि कोर्टों की तरफ से भी कुछ ऐसे ऑर्डर्स आ जाते हैं कि आप कामों को रोक देते हैं जो नहीं होने चाहिए। इसलिए कि उन लोगों को, उन इदारों को देखना चाहिए जहाँ फेलियर ऑफ डिपार्टमेंट हो गए हैं। वाटर बोर्ड के इश्यूज़ हमारे हैं, हमारे बिल्डिंग कंट्रोल के इश्यूज़ हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इश्यूज़ हैं, हमारे रजिस्ट्रेशन और प्रॉपर्टी के इश्यूज़ हैं। लोगों को यकीन नहीं है कि उनकी प्रॉपर्टी एक नाम पे है या कितने नामों पे है। तो ये सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, जब तक हम लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, लोग कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, बाहर के लोग कैसे आएंगे हमारे मुल्क में, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन चीज़ों पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो स्टेक होल्डर है उनके साथ बैठे। अगर टेक्निकल साइट्स हम लोग जान रहे हैं तो वो काम को लेके चलेंगे। ऐसा ना हो कि ड्राइंग रूम में बैठ के आप पॉलिसीज़ बना दे और बाद में इश्यूज़ बढ़ते जाते हैं और अपने मुफाद को छोड़ के पाकिस्तान के मुफाद को देखें। खुदारा इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं समझ रहा हूँ कि दोनों तरफ से क्राइसिस है, हमारी पॉलिटिकल क्राइसिस भी चल रहा है और फाइनेंशियल क्राइसिस भी चल रहा है। मुल्क बड़ी डिफरेंट कंडीशन में, हमने अभी कॉन्फ्रेंसेस भी की है कि इस वक्त अगर सब्सिडाइज चीज़ें भी ख़त्म हो जाए, इसलिए कि मुझे उस फ्यूल पे एक ना सब्सिडाइज नहीं भी मिलेगी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर गरीबों को कोई देनी है, बाइक वालों को देनी है, तो उन लोगों को सब्सिडाइज दिया जाए चीज़ें। और आम आदमियों से ये जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे सब्सिडी ऑयल वगैरह पे, तो ये आपके वर्ल्ड बैंक, IMF आपकी साइनिंग नहीं करेंगे। हमें इश्यूज़ बढ़ते जाएंगे और हम मज़ीद, मैं समझता हूँ, बहरान की तरफ जाते रहेंगे। तो इस वक्त इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे फ़ैसले किए जाए ताकि इस मुल्क का सर्वाइवल हो, इकॉनमी हमारी बेहतर हो जाए। इकॉनमी बेहतर होगी तो मैं समझता हूँ कि अब वॉर इकॉनमी है पूरी दुनिया में, और अगर इकॉनमी को हम लेके सर्वाइव कर जाएंगे तो फिर जो भी पार्टियां आएँ वो हुकूमत जैसे भी करें, मुल्क होगा तो हम हुकूमत करेंगे, मुल्क में चीज़ें मौजूद होगी तो हम उसकी रिस्पेक्ट होगी तो चीज़ें चलेगी। तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले अब इस वक्त पाकिस्तान को देखने की ज़्यादा ज़रूरत है। आप क्या देखते हैं कि जो मौजूदा नए लोग हैं जो आना चाहते हैं इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, क्या वो इतनी पोटेंशियल है या वो आने वाले जो है इस इंडस्ट्री को आगे लेके चलेंगे? और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो आप लोगों का साथ चाहिए होता है। मुझे लगता है कि हमारे बच्चों को, बच्चियां हमारे पास इस फील्ड में बहुत कम है, तो अब उनको भी आना चाहिए। इसलिए कि इंजीनियरिंग में बच्चियां बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। मैं समझता हूँ, हम ये NIT जाता हूँ, मैं नर्स जाता हूँ, तो लड़कियां बहुत अच्छे परफॉर्म भी कर रही हैं, लेकिन बिज़नेस में उनको वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता। तो वो ज़रूरी है, अब उन लोगों को भी आना चाहिए जो एजुकेशन कर रहे हैं, और नए बिज़नेस करने वाले जो बच्चे हैं उनको भी आके इन चीज़ों को देखना चाहिए। मेरे ख़्याल से जो भी नए कमर आते हैं हमारे पास 2-3 साल लगते हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं वो ज़्यादा मजबूत अच्छे अंदाज से परफॉर्म करते हैं। इंजीनियरिंग से हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, उनकी परफॉर्मेंस और बेहतर होती है, इसलिए कि दोनों स्किल्स होते हैं उनके पास, टेक्निकल साइड भी होती है और फाइनेंशियल साइड भी होती है, तो बेहतर होता है। और अभी हमने एक एग्रीमेंट किया था, आजकल जो एजुकेशन में बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, वो सिविल इंजीनियर हो, वो आपके स्ट्रक्चर इंजीनियर हो, वो आपके प्लम्बिंग हो, वो मैकेनिकल हो, जब वो बाहर पढ़ के निकलते हैं तो जॉब नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि इतनी मेहनत के बाद 5 साल आप यूनिवर्सिटी करने के बाद निकले और आपके पास जॉब ना हो। परसों हमने एक एग्रीमेंट किया है जिसमें पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और आबाद ने साइन किया है कि जो भी बच्चे निकलेंगे उनको हम एक 30,000 रुपये का, आधे पैसे इंजीनियरिंग काउंसिल आधे आबाद के मेंबर देंगे, और उनको इंटर्नशिप पे 1 साल आते ही जैसे निकलेंगे तो 1 साल उनको उस फील्ड में पर्टिकुलर साइट पे काम करवाएंगे, ताकि जैसे ही मेडिकल में हाउस जॉब होती है तो यहाँ हाउस जॉब नहीं होती, इस तरीके से हाउस जॉब हो जाएगी, उनको एक पे भी मिलेगी और ये बच्चे ट्रेन हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो इनके लिए अच्छे मौके आ जाएंगे। तो ये बड़ी, हमें अपने आने वाले मुस्तकबिल को बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि उनको ऐसे रास्ते देने चाहिए ताकि वो पढ़ने के बाद मायूसी पे ना। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, इस तरह से ये होगा कि जो आप काम कर रहे हैं इस तरह से लड़कियों में भी कॉन्फिडेंस आएगा और वो इस फील्ड में आना चाहेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा तो हर कोई आना चाहता है और काम करना चाहता है। मैं तो हमेशा कहूँगा बच्चियों को आना चाहिए। अब ये ऐसा नहीं है कि बच्चे काम करेंगे, दुनिया में ऐसा नहीं होता, सब जगह बच्चे बच्चियाँ, हमारी सब फैमिली, सब लोग काम करेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। हम तो कहते हैं कि कमा रहा है और बाकी सब खा रहे हैं, तो ये मुल्क के लिए सही नहीं होता। हमें इस मुल्क को आगे ले जाना है तो सब ने कुछ ना कुछ परफॉर्म करना है। अगर आप मेडिकल कर रहे हैं और मेडिकल के बाद आप उसको शादी के बाद ब्रेक कर देते हैं
तो फिर वो फ़ायदा नहीं इतनी एजुकेशन लेने का, लोगों को उसका आपने जो देना है फ़ायदा वो दे नहीं सकते। तो मैं समझता हूँ कि उनको उस फील्ड में कहीं ना कहीं काम करना चाहिए, वो मेडिकल हो, वो इंजीनियर हो, जो भी बच्चियाँ हैं बाद में भी उनको वो काम को कंटिन्यू करना चाहिए, वो किसी भी तरीके से करें। इसलिए कि ये तो एक सर्विस है, आपने इतनी एजुकेशन ली और फिर उसको छोड़ दें तो वो ज़ाया कर रहे हैं, हम अपने टैलेंट को ज़ाया कर रहे हैं। और लोगों की काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं आपसे, अगर कोई मसाइल हो कंस्ट्रक्शन के हवाले से, तो लोग जब आपसे मिलते हैं, आपसे मोहब्बत का इजहार करते हैं, इज्जत देते हैं कि जो काम आपने किया है, तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है आपको, और मैं समझता हूँ कि वही जज्बा होता है जब आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं, जब आपको लोग इज़्ज़त देते हैं, तो आपको फ़ील होता है कि नहीं यार, जो आप लोगों ने टाइम दिया है, जो चीज़ें की हैं, तो लोग उसको ऑनर भी करते हैं। तो ये एक ज़रूरी है, मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को, जो भी कहीं भी किसी भी फील्ड में उस पाकिस्तान में और वो काम कर रहा हो और कोई ऐसे काम किए हो जो कंटिन्यू कर रहा हो, तो उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तभी तो लोगों में वो जज्बा आएगा, तभी लोग आगे आएंगे। और लोगों को जो मैं समझता हूँ कि जो बहुत अच्छे काम, मतलब ब्यूरोक्रेट और इज़्ज़त से, रिस्पेक्ट पैसे से नहीं होती काम, मैं कहता हूँ जो इज़्ज़त से जिन्होंने अपना पूरा कैरियर किया है, हम उन लोगों को भूल जाते हैं, उनको कभी भी उस तरीके से नहीं देखते, और हम देख रहे होते हैं जो कैसे भी पैसा कमाए उस पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं कि नहीं ये आदमी, तो ये बहुत नहीं है। बहुत लोगों ने काम किया लेकिन उनको इस तरीके से हम देख नहीं पाए। ये ज़रूरी है कि उनको वो रिस्पेक्ट दी जाए। कुछ महकमों में मैं बताऊं कि मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजारी, डायरेक्टर लेवल तक थे, और बस में जाना, अपनी गवर्नमेंट की गाड़ी भी नहीं ख़राब करनी, मतलब इस तरीके से लोग हैं। लेकिन उसके बाद जब वो रिटायर हुए हैं तो हम लोगों ने उनको मॉडल नहीं बनाया, हम लोगों ने उनको उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं दी। तो ये हमें बहुत नुकसान देता है, इसलिए कि इज़्ज़त से, रिस्पेक्ट से, बगैर पैसे लिए किसी ने पूरी ज़िंदगी गुजारी, तो उसको रोल मॉडल बनाना चाहिए। आप लोग इस तरह के कंस्ट्रक्शन की बात आती है, प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो आप क्या इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं एनवायरनमेंट के लिहाज से? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ऐसी कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा हो, सेफ़ हो। तो इस बारे में आप हमें बताएं। अभी तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूरी दुनिया ने एनवायरनमेंट के इश्यूज़ पे आवाज़ उठाई है। हमारा वेदर जो हीट वेव्स आई है, तो हमें पता चला कि क्या है और इसका क्या असर है। लोगों में अवेयरनेस ही नहीं थी इससे पहले, अब जाके आ रही है। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट उसको अप्रूव करता है और उसके बाद ये प्रोजेक्ट फाइनली एनओसी पे जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब तो बहुत ज़रूरी है, ग्रीन बिल्डिंग्स की बातें हो रही हैं दुनिया में। दुनिया में हम कितना कम फ्यूल करें, कहाँ पे सोलर यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांटेशन है, इसको हम कितना ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। हर आदमी कहता है मेरे एक प्लांट से क्या होगा, मैं कह रहा हूँ एक ही प्लांट हर आदमी अपना ग्रो कर दे तो पाकिस्तान कहाँ चला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी ज़रूरियात के तहत, हमारे इन्वायरमेंट के तहत, हमारे जो साइकिल है उसके तहत ज़रूरी है, लेकिन हम लोग उसकी इम्पोर्टेंस नहीं देते। लेकिन अब ज़रूरत है कि इन चीज़ों पे, अब हाउसिंग स्कीम्स आ रही है तो हम सोच रहे होते हैं कि कितने प्लांट लगने, कितने हज़ार प्लांट हमें लगाने हैं। आप हमारे नाज़रीन से कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, जो जिन मुश्किलात को आपने फेस किया है, जिन चैलेंजेस का आपने सामना किया है। देखिए ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, अब तो डेली बेसिस पे होता है और डेली बेसिस पे हम वॉर कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट के हवाले से भी होते हैं, इंडस्ट्री के हवाले से भी होते हैं, पॉलिसीज़ के हवाले से भी होते हैं। आप कुछ गलत कह दे तो बहुत लोग नाराज़ हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये सारे स्ट्रगल्स डेली बेसिस पे आप समझे और रोज़ हम कर रहे होते हैं। और मेरा ख्याल है कि इससे मायूसी नहीं होनी चाहिए, इससे आप अपने काम पे लगे रहें और अल्टीमेटली आपको सक्सेस हो जाती है इंशाअल्लाह ताला। अगर आप सच्चे और अपने जो एम है उसमें आप चाहते हैं कि ये चीज़ें उस लेवल से हो जो मुल्क के लिए, अपने लिए, इदारों के लिए बेहतर हो, अपनी ज़ात को छोड़ के अगर आप करते हैं तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें मज़ीद बेहतर होती है और अल्टीमेटली आपकी ज़ात को भी फ़ायदा। बस हम चाहेंगे जाते जाते हमारे नाज़रीन के लिए कोई मैसेज देना चाहें। हाउसिंग इंडस्ट्री के हवाले से मैं आपको सिर्फ कहूँ कि जब भी कोई भी घर वगैरह आपको लेना हो या कोई, तो उन प्रोजेक्ट में जाएँ और उनका प्रीवियस प्रोजेक्ट देखें। खुदारा इससे ये होता है कि आपको पता हो कि उन्होंने पहले, और उन लोगों से थोड़ा सा मिल लें, इसलिए कि छोटी चीज़ भी जब लेते हैं तो आप कितनी स्ट्रगल करते हैं। तो ये तो घर होता है, ख्वाब होता है। जब भी लेने जाएं तो देखें कि पिछले प्रोजेक्ट क्या बनाए और आम लोग जिनसे लोग जहाँ रह रहे हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है, ताकि इन्वेस्टमेंट गलत जगह ना हो जाए
और कहीं लालच ना करें, ऐसी चीज़ें लें जो मार्केट प्राइस पे हो, ताकि लोगों के लिए आसानी हो। सस्ती चीज़ों के चक्कर में लोग परेशान हो जाते हैं, हमारे पास बहुत ऐसे केसेस आते हैं, तो वो लोगों की सारी ज़िंदगी की जो इन्वेस्टमेंट्स ख़त्म हो जाती है। तो इस पे बहुत तवज्जो दें प्लीज़, लेने से पहले थोड़ा सा काम करें इस पे कि थोड़ा होमवर्क हो जाए। सर बहुत शुक्रिया, और हमारी तो दुआएं आपके साथ ही हैं कि इसी तरह से आप काम करते रहें। जी नाज़रीन, ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, और नो डाउट जिस तरह से आपने इनकी गुफ्तगू में सुना हो कि हमें काम करना चाहिए, अपने लिए इंसान जीता तो है, लेकिन हमें इसके साथ साथ अपने मुल्क पाकिस्तान का भी ख्याल करना चाहिए कि हम जो भी काम करें इससे हमारे मुल्क के लिए भी फ़ायदा हो, क्योंकि हम जो है जब भी बाहर जाते हैं हम अपने नाम से नहीं, अपने मुल्क के नाम से जाने जाते हैं। तो कोशिश करें, ऐसा काम करें जिससे हमारे मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन हो। इसी बात के साथ मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।